हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज का ये दूसरा पार्ट होगा सामान्य हिंदी का मैराथन क्लास, जिसमें आपको लगभग दोनों मिला के 500 प्लस क्वेश्चन आपको एक साथ जो है इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिएगा तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसका पहला पार्ट जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपके जो है करंट अफेयर्स के भी मैंने 5 वीडियो करवाए हुए हैं, जो कि आपके इस एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? ठीक है, समृद्ध और विवृद्ध दो प्रकार के स्वर होते हैं, तो इसमें से बताना है कि समृद्ध स्वर कौन होता है। ठीक है, समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसा स्वर होता है जिस या ऊंचा स्वर, ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीभ को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है, तो वहाँ पे जो ध्वनि निकलती है वो समृद्ध स्वर निकलता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पर, तो बी पार्ट में जो दिया गया है बड़ी ई, ठीक है, बी पार्ट में जो बड़ी ई दिया गया है ये क्या है? ये समृद्ध स्वर का उदाहरण है। ठीक है, ई जब आप बोलेंगे तो आपका जो है इस तरीके से कुछ बन के आएगा। समृद्ध स्वर में क्या है? बड़ी ई जो है समृद्ध स्वर का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस तरीके से दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए। शब्द दिया गया है अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि, नीरद। इसमें से बताना है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। इस चारों में से कौन कौन से शब्द शुद्ध शब्द, सही शब्द लिखा हुआ है, ये बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति जो है ये सही रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर देखा जाए मरीचि, तो मरीचि भी जो है सही रूप से लिखा हुआ है। नीरद की बात करेंगे तो ये भी सही रूप से लिखा। दुर्गत जो लिखा हुआ है, दुर्गत जो है गलत लिखा हुआ। ठीक है, दुर्गत को हम किस तरीके से लिखते हैं? दुर्गत को हम इस तरीके से लिखते हैं, दुर्गत, ये इस तरीके से लिखते हैं, मतलब गा के ऊपर रा लगाते हैं तो ये हो जाता है दुर्गत। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बाकी सारे सही हैं, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट 1, 2, 1, 3 एंड 4। 1, 3 और 4 इसका सही रूप से है। हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेस्ट बुक के बारे में, ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। इसमें आपको टोटल 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 3 सवाल पेपर मिलेंगे और 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि व्याख्यात्मक हल के साथ दिया गया। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरीके से इसका क्वेश्चन सेटअप किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और इसका जो सोल्यूशन दिया गया है वो व्याख्या सहित सोल्यूशन दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसको अगर बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है, सही रूप से कौन सा लिखा हुआ है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, दुर्लभ संधि जो लिखा हुआ है ए पार्ट में सही है, बाकी सारे गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? ठीक है, जातिवाचक संज्ञा शब्द जो है नहीं है। तो पशु एक जाति की व्याख्या कर रहा है, घर भी होता है, नदी भी होता है, लेकिन नर्मदा जो है एक प्रॉपर नदी का नाम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं होगा? वो डी पार्ट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, चलिए मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट जो करती हो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस क्रिया को कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे कि है, था, रहे हैं, रहे थे, ये सभी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर एक ऑप्शन और एक उदाहरण और लेते हैं, तो तुम खेल रहे थे। अब इस उदाहरण में अगर खेलना देखा जाए तो मुख्य क्रिया है, लेकिन जो रहे थे लगा हुआ वो क्या होगा? इसका सहायक क्रिया हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल बताना है। इस कौन से काल में लिखा हुआ है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये आसन्न भूतकाल में लिखा हुआ है वाक्य, तो बी पार्ट हो जाएगा। आसन्न भूतकाल क्या होता है? तो क्रिया का जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही जो है समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचार में अति उपसर्ग है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, अति उपसर्ग। ठीक है, चलिए अमावस्या का विलोम क्या होता है? अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कृष्ण पक्ष का विलोम होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, कृष्ण पक्ष का विलोम क्या होता है? शुक्ल पक्ष होता है। प्रज्ञा का विलोम क्या होता है? आविवेक। प्रज्ञा का क्या होता है? आविवेक होता है।
और प्रतिपदा जो दिया गया है, प्रतिपदा की अगर हम बात करेंगे तो इसके अलावा अगर आप याद रखिएगा कृतज्ञ, कृतज्ञ शब्द का विलोम होता है कृतज्ञ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहचर्य का विलोम क्या है। साहचर्य विलोम शब्द है किसका? साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? तो साहचर्य का विलोम होता है अलगाव, जो कि डी पार्ट में दिया गया, ठीक है। असहयोग का विलोम सहयोग होता है और वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। कंदर्प, पंचसर, पुष्प, धन्यवाद निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द? ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं? तो ये सभी अगर हम बात करेंगे तो ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कामदेव के सारे पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न है अनूढ़ा शब्द का जो है पर्यायवाची क्या है? अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनूढ़ा शब्द का इसमें से अगर देखा जाए तो कुमारी पर्यायवाची शब्द होता है, मतलब कि अविवाहिता इसका एक अन्य पर्यायवाची होता है। तो अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं? इनमें से समुद्र के पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करेंगे इसमें से तो जलधि होता है, जलधाम भी है, जलनिधि भी है, जलाधिप जो है नहीं होता। तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा जलाधिप, ठीक है। जलाधिप जो है ये शब्द वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताना। मतलब अभिज्ञ का क्या अर्थ होता है, अनभिज्ञ का क्या अर्थ होता है? तो अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, ठीक है। जो जानकार व्यक्ति होगा उसको हम कहेंगे अभिज्ञ, और अनभिज्ञ मतलब जो न जानता हो। तो अजानकार और न जानकार जो कि सी पार्ट में दिया गया, तो यही आंसर हो जाएगा। जहाँ जाया न जा सके, जहाँ जाया न जा सके वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो जहाँ जाया न जा सके इसके लिए प्रयोग करते हैं अगम्य, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन में। चलिए जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। जिसे बुलाया न गया हो इसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे अनाहूत। क्या प्रयोग करेंगे? अनाहूत, जिसे बुलाया न गया हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कोणार्क में संधि विच्छेद बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोणार्क का संधि विच्छेद। कोणार्क का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो हो जाएगा कोण प्लस अर्क, जो कि दिया गया है सी पार्ट में, ठीक है। तो ये इसका संधि विच्छेद हो गया। ये दीर्घ स्वर संधि में आता है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में ये जो है आता है, ये उदाहरण है। चलिए मतैक का किस संधि का उदाहरण है? तो मतैक की अगर हम बात करेंगे तो मतैक क्या होता है? ये जो होता है ये वृद्ध संधि का उदाहरण होता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो मत प्लस ऐक इसका जो है संधि विच्छेद बनता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? वृद्ध संधि। हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज, हर रोज की अगर हम बात करेंगे तो ये आता है आपका अव्यय भाव, जिसमें अव्यय भाव की अगर हम बात करें तो पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। और यहाँ पे जो हर रोज में अगर हर देखते हैं तो हर क्या है? एक अव्यय शब्द है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गणेश, गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण? तो गोबर गणेश जो है ये आएगा आपका तत्पुरुष समास में, और वो भी करण तत्पुरुष, ठीक है। क्योंकि जब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये आएगा आपका गोबर, गोबर से निर्मित गणेश। तो से जो होता है वो किसका होता है? से तत्करण करण कारक का से परसर्ग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गोबर गणेश जो है करण तत्पुरुष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत के अनुसार अगर देखेंगे तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या जो बताई है वो 8 बताई है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, विभत्स रस, और इसके अलावा हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस और अद्भुत रस। तो ये 8 रसों की संख्या आचार्य भरत के द्वारा बताया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया कि तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, इसमें अलंकार बताना है, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार। तो यहाँ पे अलंकार की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार इसमें सही है। आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें ता और दा वर्णों की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तुलसीदास सीदत, इसके बाद दा और इसके बाद दा, फिर दा, ता, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ जो होता है वो श्रुत्यानुप्रास होता है, और सुनने में क्या होता है, ये बहुत प्रिय लगता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा बताना। तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, अगर इसका मुहावरा की बात करेंगे तो इसमें से हो जाएगा गढ़ जीत लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा? गढ़ जीत लेना, ठीक है। जबकि जान हथेली पर रखना, इसका अगर अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब होता है प्राणों की परवाह न करना, मतलब कि जान हथेली पर रखना। इसके अलावा अगर देखेंगे छक्का छुड़ाना, मतलब कि खूब परेशान करना। फिर गंगा नहाना, मतलब कि कठिन कार्य का पूरा हो जाना, तो मतलब उसको कहेंगे गंगा नहाना, ठीक है।
सॉरी, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक आपको ये जो दिया गया है, कविता दिया गया है 8 लाइन की, इसी से देना है, ठीक है। संकटों के वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते हुए सदा। तो इसका शीर्षक हमें बताना, ठीक है। इस कविता का शीर्षक क्या होगा, किसके बारे में बातें कही गई हैं, तो इसका शीर्षक बन जाएगा वीर, ठीक है। क्या बन जाएगा, वीर, वीर के बारे में बात कही गई है। वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, तो गद्यांश के अनुसार अगर देखा जाए तो संकटों को देखकर वह क्या करते हैं, गाते हैं, ठीक है। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, तो पद्यांश जब पढ़ेंगे तो इसके अनुसार आप देखेंगे तो वीर सभी कार्य जो होता है वो मुस्कुराते हुए करते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। है कि अर्ध विवृत स्वर इसमें से कौन सा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अर्ध विवृत स्वर इनमें से कौन सा होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें जो है बी पार्ट सही है, ठीक है। बी पार्ट करेक्ट है। अय जो होता है ए आय में अय जो होता है वो क्या होता है, अर्ध विवृत स्वर होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके मतलब प्रकारों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य द्वार जो खुलने के आधार पर स्वर जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। 4 प्रकार में कौन कौन सा आता है, उसमें पहला आ जाता है अर्ध विवृत स्वर, जिसमें क्या होता है कि इसमें मुख्य द्वार आधा खुलता है, जैसे कि छोटा आ, ए, ठीक है। इसके बाद इसमें आ जाता है औ, ये सभी जो आ जाते हैं ये अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर में अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, जैसे कि इसमें शब्द 2 वर्ड हैं, एक तो इसमें है ए और एक है ओ, ये हो गया अर्ध समृत स्वर। इसके बाद आता है समृत स्वर। समृत स्वर में क्या होता है कि मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे कि कौन कौन सा इसमें एग्जाम्पल है, तो छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मतलब कि ये 4 जो स्वर होते हैं ये क्या होते हैं, समृत स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और एक होता है विवृत स्वर। तो विवृत स्वर में सिर्फ एक आता है बड़ा आ। बड़ा आ क्या होता है, विवृत स्वर का उदाहरण है, तो ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी इसमें से सही है, ठीक है। कौतूहल किस प्रकार से जो है सही रूप से लिखा हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सी पार्ट में जो कौतूहल लिखा हुआ है ये सही रूप से है, तो आंसर इसका हो जाएगा क्या, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौतूहल क्या है, सही रूप से लिखा हुआ है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, तो शुद्ध वर्तनी में कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ दैदीप्यमान। दैदीप्यमान की अगर हम बात करें तो यह सही है डी पार्ट वाला। डी पार्ट में जो दैदीप्यमान लिखा हुआ है यह सही रूप से लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है चमकता हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस तरीके से दिया गया है, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। असंगत युग्म संज्ञा की दृष्टि से, बंदर जातिवाचक संज्ञा है, मोटाई भाववाचक संज्ञा है, नेपाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर घृणा जातिवाचक संज्ञा, इसमें से कौन सा एक गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ अगर देखा जाए घृणा जो दिया गया है जातिवाचक, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि घृणा जो है, घृणा कोई जातिवाचक से संबंधित नहीं है। इसका संगत युग्म अगर हम बात करें तो घृणा जो होता है ये भाव के अंतर्गत आ गया, एक प्रकार का ये भाव है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पे यही गलती थी, बाकी सारे जो है सही है। चलिए, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, क्रिया के जो भूतकालिक रूप होता है, भूतकाली मतलब पास्ट का, जो पास्ट टेंस का होता है उसमें क्या होता है, कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता बल्कि कर्म के अनुसार होता है। जैसे राम ने रोटी खाई थी, सीता ने खाना खा लिया था, तो यहाँ पे राम ने रोटी खाई थी तो रोटी के अनुसार खाई थी लगाया गया, जबकि राम क्या है, पुल्लिंग है, और रोटी के साथ खाई गई थी तो क्रिया स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है। तो कर्म के अनुसार यहाँ पे बदला गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से दिए गए वाक्य का काल बताना है। गाय घास चर कर चली गई, ये किस काल में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है भूतकाल में, ठीक है। पास्ट टेंस में है, भूतकाल हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है। और जहाँ पे कार्य के पूर्ण होने की स्थिति बताता है वहाँ पे भूतकाल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बा तजुर्बा में उपसर्ग की बात करेंगे तो बा शब्द लगा हुआ है, आंसर डी ऑप्शन देगा, सॉरी बा उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर डी ऑप्शन में होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, अनिवार्य शब्द का विलोम। अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होता है ये बताना। तो देखिए, अनिवार्य शब्द के विलोम की अगर हम बात करें तो अनिवार्य का विलोम होता है वैकल्पिक। क्या होता है, वैकल्पिक होता है।
और अगर हम बात करें तो पसंद जो दिया गया, पसंद का विलोम होता है नापसंद, पसंद का विलोम नापसंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जरूरी का विलोम क्या होता है, गैर जरूरी, गैर जरूरी, तो ये भी याद रखिएगा, जरूरी का क्या होता है, गैर जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है, इनमें से नहीं वाला बताना है, तो नहीं वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रभावी का विलोम जो होता है वो अप्रयुक्त, अप्रयुक्त जो होता है वो प्रभावी का विलोम नहीं होता। बाकी अप्रभावी, प्रभावी का विलोम निष्प्रभावी, प्रभावी का विलोम प्रभाव शून्य, ये सभी होते हैं, लेकिन अप्रयुक्त नहीं होता। तो यहीं पर सी ऑप्शन सही है। अप्रयुक्त का विलोम जो होता है वो होता है प्रयुक्त, अप्रयुक्त का विलोम प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। अजिर का अर्थ बताना है। अजिर का क्या अर्थ होता है, अजिर का अर्थ होता है यहाँ पे आंगन, क्या अर्थ होगा, आंगन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आंगन। चलिए, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है, कौमुदी, कौमुदी के समानार्थी शब्द अगले क्वेश्चन बताना। तो कौमुदी मतलब टीका होता है, कौमुदी का एक व्याख्या होता है। कौमुदी की अगर हम बात करेंगे तो दिवाली भी होता है समानार्थी शब्दों में। तो आंसर हो जाएगा डी, पाठ उपयुक्त सभी होते हैं, ठीक है। और इसके अन्य अगर हम देखेंगे तो चांदनी भी इसका होता है समानार्थी शब्द, विवेचन इसका समानार्थी शब्द होता है, ज्योत्सना इसका समानार्थी शब्द होता है, ज्योत्सना भी होता है। इसके साथ ही साथ चंद्रिका भी इसका समानार्थी शब्द होता है, ठीक है। तो ये सभी जो होती हैं और कौमुदी के क्या होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है। मत्स्य जो होती है मछली का पर्यायवाची होता है, मीन ये भी मछली का पर्यायवाची होता है, सफरी भी होता है, जलोदरी नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। जलोदरी जो होता है मछली का पर्यायवाची नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इति और इति का अर्थ बताना है। इति क्या क्या अर्थ होता है, तो इति का अर्थ होता है समाप्ति। पहले वाला इति जो लिखा है इसका अर्थ होता है समाप्ति, और दूसरे वाले इत का अर्थ होता है विघ्न, बाधा। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश बताना। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, उसको हम क्या कहेंगे, अंकेक्षक। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए हम एक शब्द में कहते हैं अपत, क्या कहते हैं, अपत कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और प्रपर्ण जो लिखा हुआ है, प्रपर्ण जो होता है इसको कहते हैं गिरा हुआ पत्ता को, गिरा हुआ पत्ता को क्या कहते हैं, प्रपर्ण, ठीक है। और अपर्णा जो है ये पार्वती जी को कहा जाता है, भगवान शिव की वाइफ, तो अपर्णा उनका जो है पर्यायवाची हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, दिया गया है नयनाभिराम, नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है। नयनाभिराम का संधि विच्छेद पूछा गया। यहाँ अगर क्या हो जाएगा, देखिए नयनाभिराम का अगर संधि विच्छेद करें तो नयन प्लस अभिराम हो जाता है, आंसर बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे कौन से संधि का प्रकार है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का प्रकार है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का प्रकार है। चलिए, महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर में कौन सी संधि नियम समाहित है। तो देखिए, महा प्लस ऐश्वर में अगर देखेंगे तो महा में यहाँ पे बड़ा आ लग रहा है, ठीक है, बड़ा आ आ रहा है, महा में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। और साथ ही साथ ऐश्वर में देखेंगे तो बड़ा मतलब आय आ रहा है, आय, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जा रहे हैं, ये दोनों मिलकर महे, महे मतलब कि आय बन जा रहा है। तो यहाँ पे आय हो जाएगा, तो बड़ा आ प्लस आय बराबर आय बन जा रहा है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा आ प्लस आय बराबर आय, मतलब कि डी पार्ट इसका करेक्ट है, क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट है। किस प्रकार की संधि का उदाहरण, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण, वृद्धि स्वर संधि का, ठीक है। चलिए, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण शब्द में समास की बात करेंगे तो अव्ययी भाव समास होता है, आंसर बी आप समझ जाएगा, ठीक है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो, तो वहाँ अव्ययी भाव। प्रतिक्षण में प्रति शब्द क्या है, अव्यय होता है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। इसके अलावा यथाशक्ति, प्रतिदिन, ये सभी भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास, परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें जो समास होगा वो होता है संप्रदान तत्पुरुष समास, आंसर सी ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौर तथा और अगर हम बात करें यहाँ पर के लिए चिन्ह का लोप होता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष का। अब परीक्षा केंद्र का अगर हम विग्रह करते हैं तो परीक्षा के लिए केंद्र, इसका जो है विग्रह होता है, के लिए जो होता है वो संप्रदान के अंतर्गत आता है, तो इस तरीके से संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है। तो हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को कहा जाता है स्थायी भाव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, स्थायी भाव।
8 स्थायी भावों की तुलना आचार्य भरतमुनि ने सर्वप्रथम किया था, किंतु बाद में आचार्य मम्मट और अभिनव गुप्त ने जो है रसों की संख्या 9 मानी। ठीक है, तो इस तरीके से आचार्य उद्गट ने उद्गट ने जो है निर्वेद को भी स्थायी भावों का एक भेद माना है। तो इस कारण से स्थायी भावों की कुल संख्या 9 मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। अनुप्रास अलंकार के लक्षण बताना है तो शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, जो कि सही है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, एक या अनेक वर्णों के क्रमानुसार वह आवृत्ति हो सकती है, तो ये भी सही है। पंक्ति की संपूर्णतः आवृत्ति, ये गलत है, यहाँ पे पंक्ति की आवृत्ति नहीं होती, वर्णों की आवृत्ति होती है, तो ये लक्षण नहीं है। बाकी सारे लक्षण, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वर्णों की आवृत्ति होती है, तो ये भी सही है। तो सी पार्ट इसमें गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का जोगी जोगड़ा, यहाँ पे बताना है क्या, घर का जोगी जोगड़ा जो कि एक लोकोक्ति है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा ये बताना। ठीक है, ये क्या है, लोकोक्ति है। लोकोक्ति का अर्थ बताना हमें क्या हो जाएगा इसका। घर का जोगी जोगड़ा का होता है निकटवर्ती व्यक्ति जो होता है वो उपेक्षित रहता है, मतलब जो पास में जो व्यक्ति होता है उसकी कोई जो है क्या होता है, मतलब कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आपको देना है। ठीक है, गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोई चारा नहीं है, इससे क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब होता है गद्यांश जब पढ़ेंगे तो इसका तात्पर्य निकलेगा कि दूसरा रास्ता ना होना। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट। नियत से क्या तात्पर्य, नियत से क्या तात्पर्य, नियत का अर्थ होता है इरादा, क्या होता है, इरादा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सात्विक नियत से क्या होता है, सात्विक नियत की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब दुनिया का भला। ठीक है, जो अनुच्छेद आप पढ़ेंगे ऊपर जो दिया गया है तो उससे यह अर्थ निकलेगा दुनिया का भला, मतलब सात्विक नियत। चलिए दिया गया है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और विवृत स्वर, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो जब जीव के आधार पर अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तब उसमें देखिए अग्र स्वर हो जाता है, मध्य स्वर हो जाता है और पश्च स्वर हो जाता है, लेकिन इसमें जो विवृत स्वर दिया गया ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विवृत स्वर जो होता है ये मुख के खुलने के आधार पर जब भेद किया जाता है तो उसमें आते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। उसमें आते हैं विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और समृद्ध स्वर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, लब्ध प्रतिष्ठा, इसमें से कौन शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, तो लब्ध प्रतिष्ठ होता है जो कि ये लिखा गया है सी पार्ट में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध कौन सा है, ध्वन्यालोक में बताना है कि कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हो। तो ध्वन्यालोक में अगर देखेंगे तो ध्वन्यालोक में सिर्फ ये बी पार्ट सही है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। इस वाक्य में पशु की अगर हम बात करें तो पशु जो शब्द है एक जाति सूचक शब्द है, जाति को दर्शा रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा कि एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो जाए उस शब्द से, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पशु हो गया, आपका अध्यापक हो गया, ठीक है, पहाड़ हो गया, खिड़की है, जानवर है, ठीक है, बाजार है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। चलिए टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना क्या है, इनमें से टहलना क्या है ये बताना। ठीक है, टहलना जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये एक क्रियात्मक संज्ञा है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है, क्रियात्मक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दिया गया है एक बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको लास्ट में थी, रही थी, रहा था, रहे थे, अगर आपको लग जाए या दिख जाए तो ये हो जाता है भूतकाल, यानी पास्ट में चला जाएगा, और ये अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल मतलब जो काम चल रहा था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अपूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बांसुरी बज रही थी यानी कि वो ये क्रिया क्या है कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है या समाप्ति नहीं हुई है, तो इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल में आ जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात करना है। दुराशा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, तो दुराशा शब्द में अगर देखा उपसर्ग, तो उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दुर शब्द इसमें
क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है, तो हो जाएगा दुराशा, और जिसमें दुर शब्द क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। चलिए, अमृत का विलोम पूछा गया अगले क्वेश्चन में। अमृत का विलोम होता है विष। क्या होता है, विष होता है, जो कि डी पार्ट में है। नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, गलत है। गलत यहाँ पे अगर हम देखें तो ए पार्ट जो दिया गया है अनुग्रह का आग्रह, ठीक है, तो ये गलत है। अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह, ना कि आग्रह। बाकी अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट, ये सभी सही है। गलत वाला ऑप्शन ए पार्ट है। चलिए, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद की अगर हम बात करेंगे तो 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आंसर हो जाएगा ए पार्ट, सॉरी बी पार्ट। यहाँ पे पहला इसका जो भेद में आएगा, एक अर्थी शब्द आ जाता है, दूसरा हो जाता है अनेकार्थी शब्द, तीसरा हो जाता है समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द, चौथा हो जाता है विलोम शब्द अथवा विपरार्थी शब्द। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कमल के पर्यायवाची में देखेंगे तो राजीव होता है, नलिन होता है, उत्पल भी होता है। रसाल जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता। रसाल जो होता है किसका पर्यायवाची होता है, तो ये आम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। समानार्थी शब्द का चयन करना है, संविदा का समानार्थी शब्द, तो संविदा का समानार्थी शब्द होता है ठेका। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म, सही शब्द युग्म बताना है। इंद्रा, इंद्र, इसका सही शब्द युग्म क्या होगा, तो कि इंद्रा का अर्थ होता है, इंद्रा का अर्थ होता है इंद्राणी, और इंद्र का अर्थ होता है सुरपति, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जी, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द जो है सार्थक है, मतलब सही से लिखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे अगर देखें व्याकरण जानने वाला, तो यहाँ लिखा है वीर प्रसु, जो गलत है। व्याकरण जानने वाले को हम कहते हैं व्याकरण, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहते हैं। क्षण में नष्ट होने वाला को हम कहते हैं क्षतपूत, लिखा गलत है, क्षण भंगुर कहते हैं। ठीक है, क्षण भंगुर कहते हैं। तीसरा है जिसमें सबकी सम्मति है, इसमें इसको हम क्या कहते हैं, तो सर्वज्ञ नहीं कहते, इसको हम कहते हैं सर्वसम्मत, सर्वसम्मत। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जो बिना वेतन के काम करता हो वो अवैतनिक, जो कि सही है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दिया गया जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो किया जा सके, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे अच्युत। क्या कहेंगे, अच्युत कहेंगे, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद होता है स्वर्ग प्लस आरोहण, जो कि दिया गया डी पार्ट में। और यहाँ पे कौन सी संधि है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, नैतत्व में संधि विच्छेद बताना है। नैतत्व में संधि विच्छेद कौन सा है इसमें, तो यहाँ पे दिया गया है न प्लस एतत्, जो कि दिया गया ए पार्ट में, तो ये आपका हो जाएगा संधि विच्छेद, जो कि ये आएगा किस संधि का उदाहरण है, ये वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में समास की बात करेंगे तो इसका समास विग्रह करते हैं तो आता है रूप के अनुसार। ठीक है, रूप के अनुसार इसका आता है समास विग्रह, और ये किस समास के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा आपका अव्ययी भाव के अंतर्गत। ठीक है, रूप के अनुसार अव्ययी भाव के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है। बेमिसाल में द्वंद्व समास होता है, जो कि गलत है। ठीक है, बेमिसाल में द्वंद्व समास नहीं होगा। बेमिसाल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो बेमिसाल, यहाँ पे लिखा है अव्यय लगा हुआ, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, 19 के सही युग्म कर्महीन, कर्म से हीन तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जो कि सही है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है। सहृदय, सहृदय की अगर हम बात करेंगे तो सामाजिक साधारणीकरण की अवधारणा जो है रस संप्रदाय से संबंधित है, तो यहाँ रस हो जाएगा इसका राइट आंसर। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये प्रस्तुत पंक्ति जो है इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ये बताना। ठीक है, अलंकार की बात कर रहा है, तो इस पंक्ति में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अलंकार है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास हो जाएगा आंसर ए पार्ट। मतलब कि पद के अंत में एक ही स्वर या एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो जाए, वहाँ पे अंत्यानुप्रास होता है। खुदा गंजे को नाखून न दे, इस कहावत का अर्थ क्या है, तो इस कहावत का अर्थ है ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक आपको गद्यांश पढ़ना है, इस गद्यांश से आंसर देना। गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य ने आगे बढ़ना सीख लिया है, और इस गद्यांश के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। जीवन के प्रत्येक पहलू को कारण और कार्य की कसौटी पर रखकर, आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। चलिए गद्यांश से अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान ने हमें कौन सी अमूल्य निधि दी है, तो यहाँ पे गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको आंसर हो जाएगा जीवन के प्रति तार्किक पद्धति करने की जो है निधि दिया है। ठीक है, अंधविश्वास और जड़ता का कुहासा किसके कारण छट रहा है, तो इस गद्यांश के अनुसार आप देखेंगे इसका आंसर जाएगा सी पार्ट, तर्क संगत और
व्यवहारिक दृष्टि के कारण जो है छंट रहा है, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य व्यंजन है? इनमें से ऑप्शन में दिया गया है, इसमें से मूर्धन्य व्यंजन बताना है कौन सा। तो मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है कि ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको जीव के द्वारा जो है वत्सर और कठोर तालु के बीच जो है उच्चारित होते हैं, तो उन्हें जो है मूर्धन्य कहा जाता है। इनमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा बी ऑप्शन, ढा और ढा, ये दोनों जो व्यंजन हैं ये दोनों मूर्धन आते हैं। इसमें से अगर हम बात करें तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और शा, जो ये वाला शा होता है, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला शा भी इसी के अंतर्गत आता है। इतने व्यंजन है जो कि मूर्धन व्यंजन कहलाते हैं, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रद्युम्न की कौन सा इसमें से शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है, किस ऑप्शन में यह बताना है। ठीक है, तो प्रद्युम्न की अगर हम बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है प्रद्युम्न ए पार्ट में सही रूप से, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो इनमें से कौन सा सही रूप से लिखा हुआ? तो वो लिखा हुआ बी पार्ट में, निसंदेह जो लिखा हुआ बी पार्ट वाला सही है। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी किस संज्ञा के प्रकार में आती है? तो घड़ी जो आएगी वो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। जातिवाचक में क्या होता है कि एक ही प्रकार के समूहों का जहां पर बोध हो वहां पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें आपके पास पक्षियों के नाम आ जाते हैं, सगे संबंधियों के पदों के नाम आ जाते हैं, निर्जीव वस्तु हो गया, प्राकृतिक घटनाएं हो गई, इन सभी के नाम जो है जाति वाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा नहीं है? इनमें से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो डाकिया पत्र लाया, सीमा ने गाना गाया, सिपाही ने चोर को पकड़ा, लड़का सोता है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया वाला वाक्य जो है वो डी पार्ट हो जाएगा, लड़का सोता है। ये सकर्मक क्रिया इसके अंतर्गत नहीं आता, ये किस में आएगा? ये अकर्मक क्रिया में आएगा। ठीक है, अकर्मक क्रिया, बाकी सारे सकर्मक क्रिया हैं, तो सोना जो होता है वो सकर्मक क्रिया नहीं अकर्मक क्रिया होता है, इसलिए आंसर डी पार्ट हो जाएगा। मैंने आम खाया, इस वाक्य में किसका उदाहरण है? इनमें से मैंने आम खाया है, ये वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसन्न भूतकाल क्या होता है? तो जिस क्रिया के व्यापार की समाप्ति जो होती है निकटता स्पष्ट हो वहां पर आसन्न भूतकाल, मतलब अभी अभी क्रिया समाप्त हुई हो वहां पे आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है, चलिए विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? विज्ञान शब्द में उपसर्ग की बात करेंगे तो उपसर्ग जो होता है वो पहले लगा जाता है, शब्द के पहले, शब्दांश जो होता है उसके पहले लगता है, तो यहाँ भी जो उपसर्ग लगा है इसमें विज्ञान में लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अनघ का विलोम बताना। अनघ का विलोम क्या होता है? अनघ का विलोम होता है अघि, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अनघ का विलोम क्या होता है? अघि होता है। निष्पाप का विलोम होता है पाप, और कृति जो दिया गया है कृति का विलोम होता है आकृति। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द बताना है। उपार्जित का विलोम शब्द क्या होता है? तो उपार्जित का विलोम शब्द होता है अनुपार्जित, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? आनंद शब्द के पर्यायवाची में देखेंगे तो आनंद का पर्यायवाची होता है हर्ष और मोद, ये दोनों होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, हर्ष, आमोद, प्रमोद, उल्लास, ये सभी आनंद के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, विधिक का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? तो विधिक का पर्यायवाची होता है कानूनी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विधिक का पर्यायवाची कानूनी शब्द होता है। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक शब्द जो होता है वो ठग का पर्यायवाची होता है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए पार्ट सही। इसके अन्य पर्यायवाची में वंचक आ जाता है, वंचक भी ठग का पर्यायवाची होता है। एक होता है अड़ीमार, अड़ीमार भी जो होता है वो क्या होता है? ठग का पर्यायवाची होता है। एक होता है जालसाज जो कि ठग का पर्यायवाची के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार और आगार का उचित अर्थ बताना है। तो आकार और आगार का उचित अर्थ होता है, आकार का अर्थ होता है आकृति, ठीक है, और आगार का अर्थ होता है धाम, तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसको हम कहते हैं अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। चलिए वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया हो उसे संक्षिप्त रूप से एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, जो शुद्ध ना किया गया हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जो शुद्ध ना किया गया हो उसको हम एक शब्द में कहते हैं अपरिमार्जित। अपरिमार्जित इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है? सी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर
अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद बताना। अगले क्वेश्चन में ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा ब्रह्म ब्रह्म प्लस प्लस ऋषि। तो आंसर सी, ऑप्शन सी है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ये अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्मर्षि का सी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, गवीश में प्रयुक्त संधि बताना है। गवीश, गवीश में प्रयुक्त संधि की बात करेंगे तो ये अयादि संधि का उदाहरण है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, अयादि संधि का, ठीक है। गवीश का संधि विच्छेद क्या होता है, तो गो प्लस ईश करके ये बनता है इसका संधि विच्छेद, और ये दोनों मिलकर गवीश बनता है, जो कि अयादि संधि के अंतर्गत आ जाता है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो तो कौन सा समास होता है, तो उस समास को हम कहते हैं क्या, अव्ययी भाव समास। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है, तो आशातीत में अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो आशा से तीत, आशा से अतीत इसका जो है समास विग्रह होता है, और आशा से अतीत मतलब ये अपादान तत्पुरुष यानी पंचमी तत्पुरुष में आ जाता है, जिसका विभक्ति होता है से, अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है, तो साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूत, ठीक है। आनंद अनुभूत होता है, तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमें अलंकार बताना है। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। यहाँ पे कौन सा अलंकार दिया गया, तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये यमक अलंकार के हो जाएगा उदाहरण। यमक अलंकार में क्या होता है, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता हो वहां पर यमक अलंकार होता है। और यहाँ पे पीर देखिए कितनी बार है, 3 बार और एक 4 बार, तो यहाँ पे 4 बार पीरा है, जिसके अलग अलग अर्थ हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। छक्का पंजा करना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ होता है बी पार्ट, ओझी हरकत से कार्य सिद्ध करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक आपको गद्यांश से पढ़कर उत्तर देना है। इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गद्यांश से पहला क्वेश्चन है, भारतीय नाटकों में क्या दिखाया गया, तो गद्यांश के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुख सुख का प्रबल प्रतिघात दिखाया गया। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीयों का सदा से ध्येय क्या रहा है, यह गद्यांश के अनुसार इसका आंसर बताना है। तो आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर डी ऑप्शन निकल के आएगा, जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाकर उन्नत बनाना। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुख दुख के प्रबल प्रतिघात का अवसान भारतीय नाटकों में किया गया है और किस में किया गया है, तो ये सभी आनंद में किया गया है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कि किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इनमें से कौन सा जो समूह है वर्ण का वो उच्चारण स्थान उसका मूर्धा यहाँ पे बताना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सही है बी पार्ट, ठीक है। जो सा री टा और ठा जो होता है ये मूर्धा व्यंजन होता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी च छा जा झा जो होता है और सा जो होता है ये वाला, ये होता है तालु व्यंजन, ठीक है। बाकी ता था दा धाना जो होता है ये आपका होता है दंत व्यंजन, और दंत में सा भी आता है ये वाला, ठीक है। का खा का वर्ग जो आता है का खा गा घा और छोटा आ, ये वर्ण जो होते हैं ये कंठ व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अगले प्रश्न में बताना है। तो यहाँ पे सही रूप से जो लिखा हुआ वो ऑप्शन कौन सा है, तो वो है अभिव्यंजनावाद। जो बी पार्ट में लिखा हुआ ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। तो अभिव्यंजनावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा इसमें से, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो लिखा हुआ है वो ए पार्ट में लिखा हुआ है, नरक, जो कि ए पार्ट में लिखा हुआ है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है यह बताना है, ठीक है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वाक्य में नेपोलियन जो है किस प्रकार के संज्ञा को यहाँ पे व्यक्त करता है, तो यहाँ पे नेपोलियन जो है एक जातिवाचक संज्ञा को व्यक्त करेगा, मतलब जाति को व्यक्त कर रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या उदाहरण है, मतलब कि जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम रूप ग्रहण कर ले तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे कि महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो जातिवाचक रूप में प्रयोग किया गया है। निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, सकर्मक क्रिया और होती है अकर्मक क्रिया, यहाँ पे कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है,
पहला ऑप्शन दिया गया सिपाही तेज दौड़ता है, दूसरा है सिपाही युद्ध में लड़ता है, तीसरा है सिपाही चोर को पकड़ता है, चौथा सिपाही कम सोता है। तो दिए गए वाक्य में सिपाही चोर को पकड़ता है, ये जो वाक्य है ये क्या है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सिपाही चोर को पकड़ता है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े, तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि श्याम खाता है, श्याम आम खाता है, इस वाक्य में श्याम करता है, खाने के साथ उसका कृत रूप से संबंध है, तो यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है, तो यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में अगर हम देखें तो हेत हेदुमद ये भूतकाल के रूप में आता है, हेत हेदुमद भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इस काल से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सकी, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के पहले लगता है, और यहाँ पे एन वक्त शब्द में अगर हम देखें तो एन उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये अरबी फारसी का उपसर्ग है, एन उपसर्ग से बने शब्द, एन वक्त हो गया, एन मौके हो गए, ये सब जो है इससे बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अनय शब्द विपरार्थक बताना, मतलब विलोम। अनय का विलोम क्या होता है, तो अनय का विलोम हो जाएगा नय, जो कि दिया गया है सी पार्ट में। ठीक है, आदि का विलोम क्या होता है, आदि का विलोम अंत होता है। ठीक है, और ऊपर, ऊपर का विलोम होता है अधः, अधः। ठीक है, अधः। और अनघ का विलोम होता है अघ। चलिए, उदात्त का विलोम बताना, उदात्त का विलोम होता है ऑप्शन दिया गया सी पार्ट अनुदात्त, जो कि इसका अर्थ हो जाएगा इसका विलोम, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से अरण शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना, अरण शब्द का पर्यायवाची, तो अरण जो होता है वो कांतार का पर्यायवाची या कांतार अरण का पर्यायवाची है। ठीक है, और अरण के अन्य पर्यायवाची में वन, कानन, ठीक है, ये सब वन के पर्यायवाची हैं, वन, कानन, विपिन, विटप, ये सभी जो है वन के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से, तो विष्णु की अगर हम बात करें इसमें, तो कमलासन जो है ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, कमलासन जो होता है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, तो यही एक अलग हो जाएगा, बाकी सारे जो है विष्णु के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा होगा। ईर्ष्या का पर्यायवाची की बात करें क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें डाह जो दिया गया है डी पार्ट में, जो कि एक ईर्ष्या का पर्यायवाची है। ठीक है, इसका अन्य पर्यायवाची जलन होता है, द्वेष भी होता है ईर्ष्या का पर्यायवाची। ठीक है, रस्क भी होता है ईर्ष्या का पर्यायवाची। चलिए, प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रसाद और प्रसाद की अगर हम बात करें तो पहला प्रसाद जो है इसका अर्थ होता है कृपा, दूसरा प्रसाद है इसका अर्थ होता है महल, तो यहाँ पे कृपा और महल इसका राइट आंसर, जो कि डी पार्ट में लिखा, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो देखने योग्य ना हो उसके वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी पार्ट हो जाएगा अदर्शनीय। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही है। धन से संबंध रखने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो धन से संबंध रखने वाले को एक शब्द में हम कहेंगे आर्थिक। ठीक है, आर्थिक होगा इसका सही रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र राम का शुद्ध संध विच्छेद क्या है। मात्र राम क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है मात्र राम का शुद्ध संध विच्छेद, तो मात्र प्लस ऋणाम इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, जो कि ये सही शुद्ध संधि विच्छेद है। और ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सद्धर्म का संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे सत्य प्लस धर्म, जो कि डी पार्ट में लिखा हुआ है, और ये जो है एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा सत्य प्लस धर्म। बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है, अगले प्रश्न बताना है। बखूबी, बखूबी मतलब खूबी के साथ, यहाँ पे बाद जो अपव्यय आ जाता है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसमें जो है पहला पद प्रधान होता है, और इसका जो सामासिक पद या समास पद जो होता है वो अव्यय होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। चलिए, घुड़दौड़ शब्द जो है किन दो शब्दों से बना है घुड़दौड़, तो घुड़दौड़ जो है ये घोड़ा और दौड़ के पद के योग से बना हुआ है, तो घोड़ा और दौड़ इसका राइट आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ पे अगर समास विग्रह करेंगे तो घोड़ों की दौड़ इसको कहा जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है।
तो ये कहा गया है विश्वनाथ के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में कहा ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न में हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। वाक्य दिया गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशोदास और कवि खगोत सम जह तह करत प्रकाश। इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो प्रयोग किया गया है यह अलंकार यमक अलंकार का। यमक अलंकार की परिभाषा होती है जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाए तो वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ पे सूर शब्द जो दिया गया है वो 2 बार आया है और यहाँ पे सूर सूर 2 बार दिया गया है। सूर शब्द में जिसका एक अर्थ होता है सूर्य यानी कि सूरज और दूसरा अर्थ होता है सूरदास। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिराग गुल पगड़ी गायब, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। चिराग गुल पगड़ी गायब, इसका अर्थ होता है मौका मिलते ही धन को उड़ा दिया जाना। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 से 25 जो होंगे ये आपको गद्यांश पढ़ कर देना है। गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा, इतना गद्यांश दिया गया है। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जीवन लक्ष्य क्या था। गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा मानव का निर्माण करना। मानव निर्माण जो था जीवन लक्ष्य स्वामी विवेकानंद जी के रहा था। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, गद्यांश ही है कि व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं। तो व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। व्यक्तियों के समूह से गद्यांश के अनुसार निकल के आएगा राष्ट्र कहा जाता है। विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे। तो विवेकानंद जी गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको निकल के आएगा सशक्त और स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है, वह किस प्रकार के स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जिनकी ध्वनि केवल मुख से या मुंह के द्वारा निकलता है उन्हें हम कहते हैं निरानुनासिक स्वर। ठीक है, निरानुनासिक स्वर कहेंगे। आंसर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निरानुनासिक स्वर की अगर हम बात करें तो कौन सा है, तो वो होता है बड़ा आ के ऊपर चंद बिंदी होती है, इसको हम कहते हैं निरानुनासिक स्वर। इसके उच्चारण में वायु जो होता है मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे शुद्ध रूप से लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हो तो ये शुद्ध रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। कौन सा गलत लिखा हुआ है किस ऑप्शन में। तो यहाँ गलत जो लिखा हुआ वो बी पार्ट में गलत लिखा हुआ, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी पार्ट वाला गलत लिखा हुआ है। इसका अगर शुद्ध रूप से लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, तो इस तरीके से लिखते हैं निश्चेष्ट को निश्चेष्ट। ठीक है, ये लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे आधा सा ये वाला होता है और ये राइट है, बाकी ये गलत हो जाएगा बी पार्ट, बाकी सारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है ये बताना है। गरीब शब्द इसमें विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, विशेष के रूप में प्रयोग हुआ है, जातवाचक संज्ञा के रूप में या फिर भाववाचक संज्ञा के रूप में। तो यहाँ पे गरीबों की सहायता करो, इसमें अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन। इसमें जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं, जो एक शब्द होता है और पूरे समुदाय को व्यक्त करता हो, जैसे कि छात्र हो गया, गरीब है, अमीर है, व्यापारी है, अधिकारी है, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जैसे कि राम खाता है, तो राम खाता है, इसमें क्या हो जाएगा, आम जो है एक कर्म है और खाना और जो है ये क्या है, क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कर्म पर जो है प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए विकल्पों में से हमें बताना है कि सबसे अच्छा विकल्प इसमें से कौन सा है। यहाँ पे दिया गया है कि अब भूख बढ़ती ही जा रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रगति द्योतक जो है पक्ष। ऐसे वाक्य प्रगति द्योतक पक्ष क्या होता है, तो ऐसे वाक्य जिनके क्रिया में लगातार वृद्धि होने का बोध हो, वहां पे प्रगति द्योतक पक्ष होता है। जैसे कि अब भूख बढ़ती ही जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भूख बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्रिया क्या हो रही है, लगातार क्रिया में वृद्धि का जो है इसमें संकेत हो रहा है। जैसे कि एक और हो गया, बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रगति द्योतक पक्ष के रूप में ये वाक्य हो जाएगा।
चलिए 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो 19 में उपसर्ग की बात करेंगे तो मूल शब्द के पहले जो शब्द लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे 19 में उन उपसर्ग लगा हुआ है, सी पार्ट राइट है। ठीक है, उन से 59 बनता है, 39 बनता है, 29 बनता है, 79 बनता है और 19 भी उसी से बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, सब व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम बताना है। सभ्य का हमें बेसिकली विलोम शब्द बताना है। तो विलोम शब्द सभ्य का क्या हो जाएगा? सभ्य का होता है असभ्य। आंसर डी ऑप्शन है। चलिए उपत्यका का विलोम शब्द क्या है, अगले क्वेश्चन बताना। तो उपत्यका का विलोम हो जाएगा अधित्यका, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किनारा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। किनारा का पर्यायवाची इसमें से देखा जाए तो तट, मुहाना, तीर ये सभी होता है, लेकिन कर नहीं होता। कर जो होता है ये लगान का पर्यायवाची है। ठीक है, कर क्या होता है? लगान का पर्यायवाची होता है। बाकी सारे किनारा का पर्यायवाची। तो आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में भी हमें पर्यायवाची बताना है मनसिज का। मनसिज का पर्यायवाची क्या होता है? तो मनसिज जो होता है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसके अन्य पर्यायवाची में मदन, मकरध्वज, केतन, कंदर्प, अनंग, पुष्पधन्वा, पंचसर, रतिपति ये सभी जो है आते हैं। चलिए ओघ शब्द का पर्यायवाची, अगले प्रश्न में ओघ शब्द का पर्यायवाची बताना है। ओघ शब्द का पर्यायवाची होता है ढेर। ढेर का ये पर्यायवाची है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ढेर का अन्य पर्यायवाची में अंबार आ जाता है। ठीक है, अंबार अन्य पर्यायवाची में हो जाता है। इसके अलावा जमाव हो जाता है। पुंज भी इसी का पर्यायवाची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करिए। ठीक है, अंबुज और अम्बुद का अर्थ बताना है। ये दो शब्द दिया गया है। पहले वाले अंबुज का अर्थ क्या होता है, दूसरे वाले अम्बुद का अर्थ क्या होता है? तो पहले वाला जो अंबुज है उसका अर्थ होता है कमल, दूसरे का अर्थ जो है बादल होता है। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट है। ठीक है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द में इसको क्या कहेंगे? तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको हम कहते हैं अनुज। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और जो पहले जन्मा हो उसको हम कहेंगे अग्रज। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। जिसका जन्म छोटी जात यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अंत्यज। आंसर सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अंत्यज। अंडे से उत्पन्न जीव को अंडज कहते हैं। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहा जाता है। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 बताना है। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद, तो यहाँ पे इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो श्रद्धा प्लस आनंद इसका संधि विच्छेद बनता है। और आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद? उच्छ्वास, उच्छ्वास का संधि विच्छेद होता है उत प्लस श्वास, जो कि डी पार्ट में लिखा हुआ है। और यह है व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है, तो व्यंजन संधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। ठीक है, इसमें बताना कि कौन सा समास है। हाथों हाथ जो लिखा हुआ है इसमें कौन सा समास है ये बताना। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हाथों हाथ में समास की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा समास है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है। आंसर हो जाएगा ए पार्ट, अव्ययी भाव। जिस समास में अगर हम बात करें पद, पहला पद जो होता है अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। और यहाँ पे समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता होती है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ अव्यय भाव हो जाएगा। गंगा तट में कौन सा समास होता है? गंगा तट। गंगा तट में अगर हम देखेंगे तो इसमें यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है और यह संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? गंगा तट का संबंध तत्पुरुष। ठीक है, भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं? ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से इसमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? विभाव है, अनुभाव है, स्थायी भाव है, संचारी भाव है। तो यहाँ अगर हम देखें तो स्थायी भाव का इसमें इनका उल्लेख नहीं किया गया। बाकी विभाव का उल्लेख है, अनुभाव का उल्लेख है, संचारी भाव का भी उल्लेख है। ठीक है, अगले प्रश्न में हमें बताना है अलंकार। माया महा ठगनी हम जान, तिरगुन फांस लिए कर, डोले बोले मधुरी बानी। यहाँ पे कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका है सी पार्ट, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का उदाहरण है। श्लेष अलंकार मतलब श्लेष में होता है चिपका हुआ, अर्थात जब वाक्य में, जब काव्य में प्रस्तुत किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूतियों में दाल बांटना
जूतियों में दाल बांटना, इसके लिए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसके लिए अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना, जो कि डी पार्ट में दिया गया। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाना, आंसर डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक गद्यांश को आपको पढ़ना और गद्यांश से आंसर देना है। ये गद्यांश लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़िएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, जीवन यापन करने के लिए कैसी शिक्षा चाहिए? तो गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा यांत्रिक शिक्षा। ठीक है, शिक्षा व्यक्ति में किन गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ए पार्ट, सामर्थ्य एवं साहस। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह क्या हो? तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर इसका बी निकल के आएगा, जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 में हमें इनको मिलान करना है। ठीक है, सूची में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है सा वर्ण, शाह है, शाह है, फिर ना है। इधर दिया गया है कि किस प्रकार के जो है व्यंजन है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिलान करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, तो सा व्यंजन जो पहला वाला सा लिखा हुआ ये जो है ये दंत व्यंजन होता है, तो सा का दांत हो जाएगा। और दूसरा सा जो है ये किस प्रकार का व्यंजन होता है? तो ये मूर्धा व्यंजन होता है। ठीक है, और तीसरा सा जो लिखा हुआ ये होता है तालु व्यंजन, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और ना वर्ण जो होता है नासिका होता है, तो इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कंठ वर्ण होता है, कंठ वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तो का वर्ग आता है। का वर्ग में मतलब का, खा, गा, घा, गा, ये सभी आते हैं का वर्ग। और इसके अलावा इसमें कंठ में छोटा आ और बड़ा आ भी आता है। ठीक है, कंठ वर्ण के बाद इसमें आ जाता है आपका दूसरा तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण में चा वर्ण आ जाता है। चा वर्ग मतलब कि चा, छा, जा, झ, या। इसके अलावा या और शा आता है, ये वाला। तालव्य के बाद आता है मूर्धन्य, या फिर उसको मूर्धा भी कहा जाता है। तो मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो उसमें टा वर्ग आता है। टा वर्ग मतलब टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, और इसके अलावा रा और ये वाला शा भी आता है। ठीक है, मूर्धन्य के बाद आता है दंत, दांत से बोलने वाला। दंत वर्ग में आ जाता है आपका ता वर्ग। ता वर्ग मतलब ता, था, दा, धन्ना, और इसके अलावा ला और ये वाला सा भी आता है दंत में। ठीक है, फिर आ जाता है ओष्ठ। ओष्ठ में आपके कौन से वर्ण है? तो ओष्ठ में आपके आ जाते हैं पा वर्ग। पा वर्ग में पफा पफम्मा तक इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाता है, ये भी ओष्ठ वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये इतना याद रखिए। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन में 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। ये 4 व्यंजन जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत भी आते हैं। और ऊष व्यंजन में शा, शा, शा तीनों सा आता है और हा भी आता है, ये ऊष व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर पूछा जाएगा तो ये आप बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, शुद्ध शब्द बताना, इसमें से कौन सा लिखा हुआ है? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इंद्र वज्रा जो ए पार्ट में लिखा हुआ, ये सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत हैं, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में भी हमें शुद्ध वर्तनी बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा निरपराधनी। तो निरपराधनी जो सही रूप से लिखा हुआ है वो डी पार्ट में लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत हैं। अभ्यांतरिक गलत है। अभ्यांतरिक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है आभ्यांतरिक, नहीं होता, यहाँ पे आभ्यांतरिक होता है। ठीक है, आभ्यांतरिक। ठीक है, यहाँ पे बड़ा की मात्रा नहीं होगा, जबकि यहाँ पे दिया गया है तो इसलिए गलत हो जाएगा। निरोग जो लिखा हुआ है ये भी गलत है। निरोग जो लिखा जाता है वो ना पे बड़ी की मात्रा होती है, ना कि छोटी की मात्रा होती है। बाकी अत्यधिक जो लिखा है ये भी गलत है। अत्यधिक में अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, यानी कि यहाँ पे बड़ा का मात्रा नहीं होता। तो सारे गलत हैं, एक सही है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? तो मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है जातिवाचक संज्ञा ये आ जाएगा, हो जाएगा आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा मतलब एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, वहां पर जो है जातिवाचक होता है। जैसे पर्वत, लड़की, मनुष्य, देवता, देवी, आदमी, ये सभी जातिवाचक में आएंगे। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोहन किताब पढ़ता है, अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आंसर ए पार्ट करेक्ट, सॉरी बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, सकर्मक क्रिया। चलिए अगला प्रश्न है, संभवतः वह लिखता हो, इसमें हमें बताना कि किस काल में ये वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, संभवतः वह लिखता हो, तो संभवतः अगर लगा है तो ये आपका आ जाएगा वह लिखता हो, ता हो, ती हो, ते हो, इस तरीके से आ जाए तो वर्तमान काल होंगे, और ये संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काल के भेद 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल।
वर्तमान काल के प्रकार में देखेंगे तो सामान्य वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, तात्कालिक वर्तमान है और संभाव्य वर्तमान है। भूतकाल के प्रकारों में देखेंगे तो सामान्य भूत आता है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है और हेतु हेतु मद भूत है। भविष्य काल के प्रकारों में सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य, तो ये प्रकार होते हैं। देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? विश्वसनीय में प्रत्यय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो प्रत्यय होता है ये क्या होता है, मूल शब्द के बाद में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विश्वसनीय में अनीय लगा हुआ प्रत्यय, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विलोम शब्द की अगर हम बात करेंगे इसमें से अपना का पराया दिया गया है, आस्था का नास्ता है, आकाश का पाताल है, अग्नि का आग दिया गया है। तो अग्नि आग जो दिया गया है ये गलत है। अग्नि आग दोनों से क्या हो जाएंगे, ये पर्यायवाची हो जाते हैं। अग्नि का विलोम हो जाता है जल, ठीक है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मीलन के शब्द का विलोम निम्न में से क्या होगा? उन्मीलन। उन्मीलन की अगर हम बात करें तो उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन, जो कि दिया गया है ए पार्ट में, तो निमीलन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा रात की शोभा बढ़ाता है, तो इसमें चंद्रमा का हमें बताना है कि जो है क्या पर्यायवाची इसका, ठीक है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें से हो जाएगा सुधांशु, जो कि बी पार्ट में दिया गया, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जंगल शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? जंगल शब्द का पर्यायवाची इनमें से अगर हम देखेंगे तो कांतार होता है, आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसके अलावा विपिन भी जंगल का पर्यायवाची होता है, कानन भी जंगल का पर्यायवाची होता है, वन भी जंगल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। दिया गया है नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द, नवनीत का समानार्थी बताना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नवनीत के समानार्थी में अगर हम देखेंगे तो इसका होता है अर्थ ताजा मक्खन, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नवनीत का समानार्थी क्या हो जाएगा? ताजा मक्खन। इसके अन्य समानार्थी में घी भी आता है, अमृत भी होता है, ठीक है। नवनीत का समानार्थी में मस्का भी आता है और घृत भी इसका अन्य समानार्थी में आता है। चलिए, अगला प्रश्न, दिए गए शब्दयुग्म का सही शब्दयुग्म हमें ज्ञात करना है। कुजुन और कूजन, कुजन और कूजन का हमें अर्थ बताना है। तो कुजन और कूजन के अर्थ में अगर हम देखेंगे तो कुजन मतलब होता है दुष्ट और कूजन मतलब होता है पक्षियों की चहचहाहट। तो दुष्ट और चहचहाहट, इसका राइट आंसर है चहचहाहट। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए शब्दों में से उचित वाक्यांश हमें बताना है। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क को क्या अर्थ होगा? अन्य मनस्क का अर्थ बताना। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको हम क्या कहेंगे? अन्य मनस्क, ठीक है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, इसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो इसको हम एक शब्द में कहते हैं अध्यारण, अध्याहरण। आंसर सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। आंसर क्या है? सी ऑप्शन राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, धातुष्म में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो धातुष्म में अगर हम इसका संध विच्छेद करते हैं तो ये होता है धातु प्लस ऊष्मा, और इसका अगर संधि की बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब दीर्घ या हर्ष छोटा छोटी छोटाऊ री के बाद हर्ष या दीर्घ छोटाई छोटे छोटाऊ और री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ मतलब बड़े हो जाते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और री बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे धातु प्लस उष्मा, धातुष्मा बनता है, बड़ाऊ हो जा रहा है, छोटाऊ, यहाँ पे छोटाऊ बड़ाऊ और दोनों मिलकर बड़ाऊ हो जा रहा है, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? मनोहर, मनोहर की अगर हम बात करेंगे तो इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है? मनः प्लस हर। अब जहाँ पे ये विसर्ग बिंदी आ जाए तो वो विसर्ग संधि के अंतर्गत हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये विसर्ग संधि इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास बताना, इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है तत्पुरुष का, ये बताना है, ठीक है। देखिए, तत्पुरुष समास की अगर बात करें, मुंह मांगा तो ये होता है, रसोई घर भी होता है, कामचोर भी होता है, कूड़ा कचरा जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं होता। तो कूड़ा कचरा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया था कि कौन सा इसमें तत्पुरुष समास नहीं है, तो कूड़ा कचरा हमारा तत्पुरुष समास नहीं होगा। ये किस समास के अंतर्गत आता है? तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है? सज्जन अव्यय भाव समास दिया गया है, अष्टाध्यायी द्वंद्व समास दिया गया है, यथामति क्रमधारय समास, शरणागत
पूर्व तत्पुरुष समास, इसमें से सही वाला बताना है। तो सही ऑप्शन इसमें डी पार्ट हो जाएगा। शरणागत जो दिए गए तत्पुरुष समास के उदाहरण जो कि करेक्ट है, बाकी ऊपर तीनों गलत है। ठीक है, बाकी क्या है, तीनों गलत है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आचार्य भरत के रस सूत्र का उत्तर करते हुए अनुमितवाद की स्थापना किसने किया था? तो अनुमितवाद की स्थापना किया गया था आचार्य शंकुक के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, और आचार्य भट्ट लोलट के द्वारा उत्पत्तिवाद की स्थापना किया गया था, उत्पत्तिवाद। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भट्ट नायक की अगर हम बात करेंगे, आचार्य भट्ट नायक ने, तो इन्होंने भुक्तिवाद या भोगवाद का इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, और अभिनव गुप्त के द्वारा अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किया गया था, अभिव्यक्तिवाद। तो ये सभी चीजें ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, मौसम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है? मौसम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अगर हम अलंकार की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका वक्रोक्ति अलंकार। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। वक्रोक्त अलंकार मतलब, तो यहाँ जहाँ कथन को सुनने वाला कथन के अर्थ की कल्पना दूसरे भाव में कर लेता है, वहां वक्रोक्त अलंकार होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, त्रिशंकु होना, इसका उपयुक्त अर्थ बताना है। त्रिशंकु होना मतलब होता है किसी और का न रहना। ठीक है, त्रिशंकु होना मतलब किसी और का न रहना। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक आपको गद्यांश से क्वेश्चन देना है, आंसर देना है। गद्यांश को आप पढ़िएगा, इस तरीके से गद्यांश दिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है गद्यांश से, शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया होगा? अब जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 23 का डी पार्ट, शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती इसलिए जादू भरा कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में कितनी सामर्थ्य है? गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य क्यों है, अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं। ठीक है, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक, गद्यांश के अनुसार अगला प्रश्न है, स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं, यह कथन किस प्रकार है? तो यह कथन जो है क्या है, पूर्णतया सटीक है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। दिया गया हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? ठीक है, तो व्यंजन वर्ण की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो 33 है, 33 है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द रूप में लिखा हुआ है? अधिशासी। अधिशासी की अगर हम बात करें तो ए पार्ट में जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी मतलब तीसरे नंबर में भी शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द इसमें निर्झरणी का अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ सही रूप से सी पार्ट वाला। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। तो निर्झरणी जो लिखा जाता है वो सी पार्ट में जिस तरीके से लिखा है ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं इनमें से। अब भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो भाव का बोध हो। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो देव शब्द जो है तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता। ये किस के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो आता है देव आता है। अब इसका अगर हम भाववाचक संज्ञा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देवत्व, देवत्व जो होगा ये इसका भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, देवत्व क्या होगा? इसका भाववाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ यही आंसर हो जाएगा। देव शब्द जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, बाकी बुद्धिमानी, भिड़ंत, बुढ़ापा ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो मोहन बाजार पहुंच गया, इसमें क्रिया का प्रकार बताना है, तो इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि बाजार में बाजार जो है कर्म है और पहुंचना क्या है? इसमें क्रिया है। तो कर्म पर प्रभाव पड़े तो वहां पे सकर्मक हो जाता है, क्रिया का परिणाम किस पर कर्म पर पड़ता हो तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, इस वाक्य की काल पहचानना है, किस काल में यह वाक्य लिखा गया है? तो यह लिखा गया है सामान्य वर्तमान काल में। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो होता है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं वह कहलाते हैं प्रत्यय। तो धड़ाक में कौन सा प्रत्यय लगा हो? तो सबसे बाद में जो लगा हुआ है इसमें आक। ठीक है, तो धड़ाक में क्या लगा हुआ है? आक। तो आक प्रत्यय लगा हुआ है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है, ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या होगा? ऊर्ध्वगामी का विलोम की अगर हम बात करेंगे तो इसका हो जाएगा क्या? अधोगामी। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, अधोगामी हो जाएगा। विमुख का विलोम क्या हो जाएगा? सम्मुख। विमुख का विलोम
सम्मुख हो जाएगा, ठीक है। उदयाचल का हो जाएगा अस्ताचल, अस्ताचल। और अधम दिया गया है, अधम का विलोम उत्तम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए विकल्प में से सही विलोम युग्म बताना है, कौन सा सही रूप से सही है। करुण का निष्ठुर दिया गया है, आस्तिक का अधार्मिक दिया गया है जो कि गलत है। तो करुण का निष्ठुर जो है विलोम सही है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है इनमें से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर ए में रचना, जीवा, जबान, तो ये तीनों जो है जीव के पर्यायवाची हैं। तो यह है चाप, धन, चपला। यहाँ पे देखा जाए बी पार्ट में तो इसमें क्या है कि चाप व धन जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन चपला जो है अलग पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो इसका धन का या चाप का पर्यायवाची नहीं होता, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति ये सभी क्या है, एक ही पर्यायवाची हैं। कुबेर, राजराज और अक्षराज ये भी जो है क्या है, एक ही पर्यायवाची हैं। लेकिन चपला, अगर हम बात करें चपला की, चपला किसका पर्यायवाची है, तो विद्युत का पर्यायवाची होता है। और धन शब्द का पर्यायवाची सारंग होता है, चाप होता है, धनुष है, धनुही है, ये सभी होता है। तो यहाँ पे यही अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची बताना, ठीक है। चंद्रहास शब्द का इसमें से कौन सा पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर देखते हैं चंद्रहास जो है करवाल का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। करवाल। इसके अन्य पर्यायवाची में ये जो है कृपाल भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। असी होता है, शमशीर होता है, तो ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। चलिए, नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा एक नहीं है। नाव के समानार्थी में देखें तो नौका इसका एक विकल्प है, मतलब समानार्थी शब्द है। डोंगी भी होता है, तरी भी होता है, लेकिन जो नाव का दिया गया है तरुणी, तरुणी नहीं होता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तरुणी जो समानार्थी शब्द होता है ये युवती का समानार्थी शब्द होता है, तो इस तरीके से ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से बताना है कि शब्द युग्म के सही अर्थ बताना है, ठीक है। वर्ण और वरण जो लिखा हुआ है इन दोनों का अर्थ क्या होता है। तो पहला वाला जो वर्ण है उसका अर्थ होता है चुनना, ठीक है। दूसरे वाले वर्ण का अर्थ होता है, दूसरे वाले वर्ण का बल्कि। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, ठीक है। चुनना और बल्कि इसके दो अर्थ हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, दिया गया जिसमें शक्ति ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है ये बताना है, ठीक है। जिसमें शक्ति ना हो, उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें से उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो कहते हैं अशक्त। क्या कहते हैं, अशक्त कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द कहते हैं अजर, ठीक है। तो अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं। और अमर मतलब होता है जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। चलिए, भूधर्व का संधि विच्छेद, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भूधर्व का संधि विच्छेद होता है भू प्लस उधर्व, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा इसका, बी पार्ट इसका करेक्ट है। शास्त्र का हमें समुचित संधि विच्छेद बताना, तो इसका जो अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो आता है सत्य प्लस शास्त्र, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सत्य प्लस शास्त्र। अब यहाँ पे अगर आपको संधि पूछेगा तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। मात्र हंता में कौन सा समास है, मात्र हंता के समास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन समास हो जाएगा, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। चलिए, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, तो वाचस्पति की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत। इस समास में पूर्व पद ही की विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें तो अन्य उदाहरण में युधिष्ठिर हो गया, अंतेवासी हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें जिस शब्द के पूर्व पद में अगर निषेधार्थक शब्द से छोटा आ या फिर अन्य शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नद तत्पुरुष समास, ठीक है। तो यहाँ पे वाचस्पद में अलुक तत्पुरुष है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र तुरंग न्याय ये किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है, ठीक है। चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है ये बताना है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। तो चित्र तुरंग न्याय पर अगर हम देखें तो आचार्य शंकुक का जो है सिद्धांत आधारित है। और अनुमतिवाद जो है आचार्य संगत का सिद्धांत कहलाता है, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में हमें बताना है अलंकार, ठीक है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में हमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। तो यहाँ अगर हम अलंकार की बात करते हैं तो इसमें पूर्णोपमा अलंकार है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है,
तो जिस वाक्य में उपमा के चारों अंग अर्थात उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द ये उपस्थित रहते हैं तो वहां पे पूर्वोपमा अलंकार हो जाता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति बताना है। ठीक है, इसके लिए हमें सही लोकोक्ति बताना क्या होगा, तो इसका क्या होता है, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब कि दोहरा लाभ। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे क्वेश्चन देना है, का आंसर देना है। तो चलिए आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गद्यांश के अनुसार इसका आंसर डी ऑप्शन से है। ठीक है, संस्कृति के बल पर प्रगति करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग इसमें से नहीं किया गया है। तो आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें संस्कृति का प्रयोग किया गया है, सभ्यता का भी प्रयोग है, परिस्थिति का, लेकिन उसमें प्रकृति का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ प्रकृति हो जाएगा आंसर। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की क्या होती है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। और इसमें से कौन सा अशुद्ध मेल है ये बताना। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया गया है वर्ण, दिया गया अंगा, प्राणत्व के मात्रा के आधार पर सघोष है, अल्प प्राण है, मूर्धा है, क्या क्या है ये चीजें दी गई। ठीक है, का के बारे में कंठ है, अल्प प्राण है, अघोष दिया गया है। धा के बारे में सघोष महाप्राण ओष्ठ है। छ के बारे में अघोष महाप्राण तालु है। इसमें से कौन सा गलत मेलिंग किया गया है बताना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे धा की, सी पार्ट में जो दिया गया है सघोष महाप्राण होस्ट, ये धा के परिप्रेक्ष्य में गलत है। ठीक है, क्योंकि धा जो होता है उच्चारण स्थान इसका ओष्ठ ना होकर इसका क्या होता है, दंत होता है, तथा दध ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये होता है दंत, और जो कि यहाँ पे ओष्ठ लिखा हो इसलिए गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, अलौकिक शब्द का शुद्ध शब्द कौन सा होगा। ठीक, इसमें से अलौकिक शब्द का शुद्ध शब्द की अगर हम बात करेंगे तो किस पार्ट में लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है अलौकिक का सही रूप से आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें शुद्ध शब्द का सही विकल्प बताना है, इनमें से प्रतिमूर्ति कौन सा सही रूप से लिखा हुआ, तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट में जो प्रतिमूर्ति लिखा हुआ ये सही रूप से लिखा, बाकी सारे गलत हैं, तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो कड़वाहट जो कि एक भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आनंद भी भाववाचक संज्ञा होती है और आवश्यकता भी होता है, लेकिन यहाँ पे अंकित शब्द जो दिया गया ये भाववाचक संज्ञा नहीं होता, ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, श्याम बाजार जा रहा है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो श्याम बाजार जा रहा है इस वाक्य में क्रिया के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसमें कौन सा काल है, यानी किस काल में ये बातें प्रयोग की गई हैं, कहा गया है, तो यह वाक्य जो है संभाव्य वर्तमान काल में कहा गया है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान मतलब वह पढ़ता होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर आपको आ जाए वह पढ़ता होगा, वो गाता होगा, तो संदिग्ध वर्तमान में हो जाएगा। तात्कालिक वर्तमान जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, तो ये सब तात्कालिक वर्तमान हो गया। सामान्य वर्तमान में आता है सूरज पूरब में उगता है, इस तरीके से क्या होता है, सूरज पूरब में उगता है, तो सामान्य वर्तमान होता है। ठीक है, चलिए करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगता है, यहाँ पे करुणामय में मैं प्रत्यय लगा है, आंसर ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है। उदय का विलोम क्या होता है, उदय का विलोम होता है अस्त। उदय का विलोम क्या होता है, अस्त होता है, डी ऑप्शन इसका राइट है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिया गया है, सांझ का दोपहर दिया गया है विलोम युग्म, जो कि गलत है। सांझ का विलोम होता है भोर। कृपण का विलोम दाता दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही, कृपण का क्या होता है, दाता होता है, आंसर हो जाएगा बी पार्ट राइट, विलोम शब्द सही है। शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है क्षुद्र। प्रसन्न का विलोम क्या होता है, प्रसन्न का विलोम होता है अप्रसन्न, तो ये भी गलत दिया गया है, बाकी सारे सही है, बी पार्ट सही है, बाकी सारे गलत है। चलिए नागर का पर्यायवाची अगले क्वेश्चन में बताना, नागर का पर्यायवाची, नागर का पर्यायवाची होता है चतुर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नागर का पर्यायवाची क्या होता है, चतुर होता है। चलिए पंख किसका पर्यायवाची है, पंख, पंख जो होता है ये शब्द कीचड़ का पर्यायवाची होता है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पंख के अन्य पर्यायवाची में चहला भी होता है, करदर्म, करदर्म भी होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्नलिखित में से उस चयन का शब्द सही शब्द अर्थ का चयन करना है। घमंड का अर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा जाएगा, तो घमंड का अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो
दर्प का अर्थ घमंड होता है, तो यहाँ दर्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से विकल्प में से बताना है कि शब्द युग्म सबसे अच्छा विकल्प है। निवार और निवार, इनके हमें अर्थ बताने। तो पहले वाला जो निवार है उसका क्या अर्थ होता है, तो पहले वाले निवार का अर्थ होता है जंगली धान, ठीक है, और दूसरे का निवार का अर्थ होता है रोकना। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, आग से झुलसा हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, तो आग से झुलसा हुआ इसको हम एक शब्द में कहते हैं अनल दग्ध, ठीक है, अनल दग्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण जो है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अभिभाषण। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, अभिभाषण, ठीक है। और संभाषण की बात करेंगे तो ये जब दो लोगों अथवा या फिर मतलब अधिक लोगों के बीच किया गया जो वार्तालाप होता है संभाषण, ठीक है। अनुभाषण जो है ये क्या है, तो ये किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना, तो उसको अनुभाषण कहते हैं। और अपभाषण मतलब निंदा करना या गाली देना। सरयुर्म में कौन सी संधि है, सरयुर्म में अगर हम बात करते हैं तो सरयु प्लस उर्म आता है जो कि दीर्घ स्वर संधि आता है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, आंसर ये पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा शब्द हो जाएगा, तो वो है षडानन। षडानन में विसर्ग संधि नहीं होता, ठीक है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सट प्लस आनन होता है। और विसर्ग में क्या होता है कि बीच में दो बिंदी आती है, जब उसका विसर्ग संधि विच्छेद करेंगे तो षडानन में कौन सा संधि हो जाएगा, यहाँ पे व्यंजन संधि है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें दुशासन, तो दुशासन क्या आता है, विसर्ग संधि का उदाहरण, ठीक है। निसंदेह, निसंदेह जो है वो क्या है, वो भी आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इस तरीके से हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास, अगला प्रश्न है नेत्रहीन शब्द में समास, तो नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, आंसर बी पार्ट है, ठीक है। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा काली मिर्च। काली मिर्च जो है कर्मधारय समास। इसका अगर हम बात करें विग्रह की तो हो जाता है काली है जो मिर्च, जिसका कर्मधारय में क्या होता है, काली है जो मिर्च, इसका हो जाएगा विग्रह। और इसमें क्या होता है कर्मधारय में, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, तो वहां पे कर्मधारय होता है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मन भावों मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न वाले अस्थिर मनोविकारों को यहाँ पे जो संज्ञा दिया जाता है वो होता है संचारी भाव। संचारी भाव की संज्ञा दी जाती है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। संचारी भाव को व्यभिचारी भी कहा जाता है, इनकी संख्या 33 है। अगला प्रश्न में बताना हमें अलंकार, ठीक है। फूल सी सुकोमल मृदु भावी भावमयी देवयानी कच्छ के बिना न जी कर सकेगी, यह निश्चित है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में अगर हम देखते हैं तो उपमा अलंकार है, ठीक है। अब उपमा क्या होता है, किसी समानतावाचक पद के द्वारा जहां उपमेय का उपमान के साथ समान धर्म का प्रतिपादन हो जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। इसमें सा आपको आ जाए, कहीं सी आ जाए, इस तरीके से आ जाता है तो उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना क्या हो जाएगा, तो दिनों का फेर होना मतलब भाग्य का चक्कर, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले को जो क्वेश्चन होंगे आपके 3 क्वेश्चन वो आपको गद्यांश से होंगे, इस गद्यांश को पढ़िएगा और गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना है। चलिए गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं, तो जब गद्यांश पढ़ेंगे तो गद्यांश के अनुसार सही उत्तर इसका सी पार्ट होगा, जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विश्वमन करते हैं, आंसर सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है विश्वमन शब्द जो है इसमें कौन सा समास का उदाहरण है ये बताना। तो विश्वमन में अगर हम समास की बात करें तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। पातक शब्द विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, पातक का विलोम की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा पुण्य, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। दिया गया कि छ वर्ण किसके योग से बनता है, ठीक है। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत छ वर्ण आता है और ये किसके योग से बनता है, तो ये बनता है का और शा से, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, का और सा के योग से ये जो है छ वर्ण बनता है, ठीक है, क्षत्रिय वाला छ, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, तो इसमें अभिराम जो लिखा हुआ कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है सी पार्ट में, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, मतलब गलत लिखा हुआ है। तो देखिए ज्योत्सना जो लिखा हुआ है सही रूप से लिखा हुआ है, संतुष्ट भी सही है, सूर्पणखा भी सही है। पृष्ठभूमि जो दिया गया है लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि को कैसे लिखते हैं, पृष्ठभूमि का शुद्ध रूप से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है इस तरीके से, पृष्ठभूमि। ये होता है, टा नहीं होता, इसमें ठा होता है, ठीक है, जबकि ऑप्शन में टा दिया गया है जो कि गलत है। तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि जलेबी में मिठास अधिक है, इसमें रेखांकित शब्द जो है उसका विशेषण बताना है, ठीक है। मिठास का विशेषण क्या होता है, तो मिठास का विशेषण क्या होता है इसमें बताना। देखिए मिठास जो होता है एक तरीके से किस प्रकार की संज्ञा है ये, ठीक है, और कोई संज्ञा है तो ये भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है, मिठास। अब इसका विशेषण बनाएंगे तो हो जाएगा मीठा, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो सीता सोई है इस वाक्य में क्रिया के प्रकार की बात करेंगे तो ये एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। रचना की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया की अगर हम बात करें तो जिन क्रियाओं का परिणाम जो होता है वो स्वयं कर्ता पर पड़ते हो वहां पे अकर्मक हो जाता है, और जिन क्रियाओं का परिणाम कर्म पर पड़े वहां पे सकर्मक होता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए, आप गाएं तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया का किस काल का बोध करा रही है। इस वाक्य में क्रिया का किस काल का बोध करा रही है, आप गाएं तो मैं नाचूं। तो यहाँ पे ये हेतु हेतु मद भविष्यत काल के अंतर्गत ये वाक्य है, तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्व में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो होता है बाद में लगता है, महत्व में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट। इसके अन्य इस प्रत्यय से बना हुआ शब्द लघुत्व हो गया, व्यक्तत्व हो गया, देवत्व हो गया, अपनत्व हो गया, ये सभी शब्द बनते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है, जो कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ, ठीक है। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है, रेगिस्तान का विलोम उपजाऊ होता है, बाढ़ का विलोम सूखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग, मतलब गलत वाला बताना है, इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। कड़वा, कड़वा का अकड़वा लिखा हुआ है, और जटिल का सरल, परतंत्र का स्वतंत्र, तीव्र का मंद्र लिखा हुआ है, जो कि ये जो है क्या है, असंगत युग में तीव्र का मंद्र, क्योंकि इसका अगर देखते हैं तो तीव्र का क्या हो जाता है, मंद होगा, मंद्र नहीं होता, तीव्र का क्या होता है, मंद होता है, ठीक है। यहाँ पर शब्द गलत लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चोर का पर्यायवाची शब्द अगले प्रश्न में बताना है, तो इसमें से चोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, खनक। खनक जो होता है वो चोर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। उदक जो दिया गया है ये पानी का पर्यायवाची होता है, उदक पानी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और धूसर जो दिया गया है ये किसका है, ये गधा का पर्यायवाची है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलश का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा, कलश। कलश क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है, कलश का पर्यायवाची इसमें से कुंभ हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन, ठीक है, ठीक। इसके अन्य पर्यायवाची में घड़ा, एक घड़ा का पर्यायवाची है, गगरा हो गया, घट हो गया, ठीक है। तो ये पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, इनमें से क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है। तो देखिए धन, द्रव्य और मुद्रा ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। धन, द्रव्य, मुद्रा तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वन का पर्यायवाची कानन, बिटप, जंगल होता है, ठीक है। और बानन जो है, ये बानन कोई शब्द नहीं होता, निरर्थक शब्द है, ठीक है। कटक, दल, फौज, लश्कर, सेना के पर्यायवाची हैं। और इसमें जो दिया गया बल, ये ताकत का पर्यायवाची, इसलिए अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, चार विकल्पों में से बताना सदयुग का सही शब्द। शकल और शक्ल का हमें अर्थ बताना क्या होता है। ये सदयुग की अगर बात करेंगे तो पहले वाले शकल का अर्थ होता है टुकड़ा, और दूसरा वाला जो शक्ल लिखा हुआ चेहरा होता है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं अभिप्सा। क्या कहते हैं, अभिप्सा कहते हैं, आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। और जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उन्हें हम कहेंगे क्या, उन्हें हम कहते हैं अष्टाध्यायी, ठीक है। और जिसकी गहराई न पता चल सके उन्हें हम कहेंगे अथाह, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे 15 का हो जाएगा बी पार्ट अंतरिक्ष होता है, ठीक है। अपेक्षित का सही संधि विच्छेद, तो अपेक्षित का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अपि प्लस इक्षते, अपि प्लस इक्षते, जो कि छोटी ई वाला होगा, और यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन डी ऑप्शन।
ठीक है, तो ये जो है इसका सही रूप से, बाकी सारे गलत हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें से निरंतर शब्द देखते हैं, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस अंतर आता है और ये विसर्ग बिंदी लग जाता है, तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? अगले प्रश्न में बताना है बैलगाड़ी में समास। तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी मतलब बैल से चलने वाली गाड़ी। राजकुमार, राजा का कुमार, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से बताना है समास विग्रह कर्मधारय समास के विग्रह का। लौह पुरुष, अब कर्मधारय में जब विग्रह करेंगे लौह पुरुष, तो लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष, इसका जो है क्या हो जाता है? विग्रह। तो आंसर इसका जो है बी ऑप्शन राइट है। अमरस क्या है? अमरस, अमरस के बारे में बताना है कि अमरस क्या होता है। तो रस से संबंधित चीजें होती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक संचारी भाव है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ये 13 शिशु जग है उदास, इसमें अलंकार कौन सा है? तो ये जो है पंक्ति जो लिखी हुई है नीरजा जो पुस्तक है और महादेवी वर्मा जी की, तो उनसे ली गई है। और ये 13 शिशु जग है उदास, इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रूपक अलंकार, रूप की तुलना की गई है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, इस पर आधारित मुहावरा के लिए कौन सा विकल्प सही होगा इसमें से? तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, इसके लिए हम कह सकते हैं लकीर का फकीर होना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ढाक के 3 पाद मतलब सदा एक ही दशा में रहना, ये कह सकते हैं। और मक्खी पर मक्खी मारना मतलब कि बेकार बैठे रहना। तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद अब दिया गया है एक पैराग्राफ 23 से लेकर 25 तक। इस पैराग्राफ को पढ़िएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन पैराग्राफ से दिया गया है, जब चींटियां एक साथ आती हैं तो क्या होता है? वाक्य को तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ठीक। और आज का ये वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा सी ऑप्शन। तिनके की क्या विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का गद्यांश पढ़ेंगे तो इसमें लेखक के द्वारा बताया गया कि तिनका जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन राइट है।